जब भी हम यूनिवर्स में मौजूद बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो लगभग सभी का आकार हमें गोल दिखाई देता है, चाहे वह कोई बड़ा स्टार हो या फिर कोई मून। पर इसके अलावा अगर यूनिवर्स में घूमते एस्टेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड की बात करें तो ज्यादातर एस्टेरॉइड्स का शेप राउंड ना होकर बहुत अजीब होता है, जो दिखने में कभी बतख की तरह तो कभी किसी बड़े पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है? जब यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट्स और मून का शेप राउंड होता है तो फिर आखिर एस्टेरॉइड्स इतने अजीब शेप में क्यों होते हैं? और आखिर हमारे सोलर सिस्टम में कितने एस्टेरॉइड मौजूद हैं? हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है? तो चलिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। पहले समझते हैं कि आखिर एस्टेरॉइड बनते कैसे हैं। एस्टेरॉइड कई कारणों से बनते हैं, पर सबसे ज्यादा दो कारण होते हैं, जिनमें पहला, जब कोई स्टार या प्लैनेट नेबुला डस्ट से बनता है तब निर्माण के समय उसका कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला जाता है, जो बाद में एस्टेरॉइड बन जाते हैं। इसके अलावा जब किसी प्लैनेट या मून या फिर किसी बड़े एस्टेरॉइड की टक्कर किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट से होती है तब उसके कुछ टुकड़े इस टक्कर के चलते टूटकर यूनिवर्स में चले जाते हैं, जो बाद में एस्टेरॉइड कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण भी पृथ्वी से एक प्लैनेट की टक्कर के कारण बने एस्टेरॉइड के चलते हुआ है। यह एस्टेरॉइड कई धातुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें आयरन, निकल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और कई कीमती धातुएं भी शामिल हैं। हम अपने सोलर सिस्टम में ऐसे कई एस्टेरॉइड को ढूंढ चुके हैं, जिनमें सोना, सिल्वर, डायमंड जैसे कीमती पदार्थ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और शायद यही कारण है कि कई प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनियां भविष्य में एस्टेरॉइड माइनिंग जैसे मिशंस पर काम करना चाहती हैं, ताकि इन एस्टेरॉइड की माइनिंग करके उनके अंदर मौजूद कीमती धातुओं को पृथ्वी पर लाकर बेचा जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे महंगा एस्टेरॉइड कौन सा है? हमें कमेंट करके बताइएगा। कई कंपनी हैं जो एस्टेरॉइड माइनिंग के लिए सामने आई हैं, जिनमें से एक प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी स्पेसएक्स भी है, जिसका कहना है कि एस्टेरॉइड माइनिंग के जरिए हम पृथ्वी पर कई ऐसे साधनों को ला सकते हैं जो आज पृथ्वी पर लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा नासा और स्पेसएक्स तो एस्टेरॉइड पर भविष्य में ह्यूमन मिशन करने के बारे में भी बात करते हैं। साइज ऑफ एस्टेरॉइड। वैसे सही तौर पर इनके साइज का आकलन करना संभव नहीं है, पर इनका आकार एक छोटे से पत्थर से लेकर माउंट एवरेस्ट साइज जितना बड़ा हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हमारे मून जितने बड़े भी कई एस्टेरॉइड की खोज की है, जिनके पास हमारी पृथ्वी की तरह अपने मून भी हैं। और यहाँ तक कि इनमें से कुछ एस्टेरॉइड के पास तो अपना खुद का एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई एस्टेरॉइड हैं जिनके पास अपने मून हैं, जिसका एक एग्जाम्पल डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड है, जिसके पास डिडिमोस नाम का मून एस्टेरॉइड है। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिर एस्टेरॉइड की शेप इतना अजीब क्यों होती है। नासा ने एस्टेरॉइड की शेप का जवाब जानने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद करीब 11,735 एस्टेरॉइड पर रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि एस्टेरॉइड समय समय पर अपनी शेप को बदलते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण इनका कम मास और कम ग्रेविटी का होना है। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तभी उसमें एक अच्छा सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स बन पाता है, जिसके कारण उसकी सरफेस राउंड शेप में बनती है। और यही कारण है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स, प्लैनेट्स, मून का मास इतना ज्यादा होता है कि उसकी ग्रेविटी के कारण वे अपना गोलाकार सरफेस बना लेते हैं। पर जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होता है तो उसकी ग्रेविटी भी कम होती है, जिसके कारण उसका सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी एक बिंदु पर न रहकर कई बिंदुओं पर बिखरा हुआ रहता है, जिसके कारण एस्टेरॉइड की शेप भी अजीब होती है। और इनके सही शेप में न होने के कारण ही इनकी एक्सिस रोटेशन और ऑर्बिट रोटेशन स्टेबल नहीं रहता है, जिसके कारण ये अपने ऑर्बिट से आसानी से निकलकर किसी भी ग्रह या ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी में आसानी से खींचे जाते हैं और उनसे टकरा जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर रोजाना ऐसे कई एस्टेरॉइड टकराते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो हमारी एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। पर जब कई बड़े एस्टेरॉइड किसी प्लैनेट से टकराते हैं तो भारी तबाही देखने को मिलती है। मोस्ट बिगेस्ट एस्टेरॉइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अगर हमारे यूनिवर्स की बात करें तो हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी के आकार के भी एस्टेरॉइड खोजे गए हैं, पर हमारे सोलर सिस्टम में इतने बड़े एस्टेरॉइड मौजूद नहीं हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 3 सबसे बड़े एस्टेरॉइड सीरीज, पलास और वेस्टा हैं,
जिनमें सीरीज का डायमीटर करीब 940 किलोमीटर है, पलास का डायमीटर करीब 545 किलोमीटर है और वेस्टा का डायमीटर करीब 525 किलोमीटर है। सुनने में ये चाहे छोटे लग रहे हों, पर आपको बता दूं कि नासा के अनुसार पृथ्वी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए केवल 5 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड ही काफी होगा। और यह एस्टेरॉयड तो इतने बड़े हैं कि अगर 940 किलोमीटर के डायमीटर वाला सीरीज एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी कई टुकड़ों में टूटकर ब्रह्मांड में बिखर जाएगी। कई बड़े वैज्ञानिकों को आशंका है कि एफोफिश या एक्स नाम का ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से इनकार करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों एस्टेरॉइड्स हैं जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 एस्टेरॉइड जुपिटर ग्रह से टकरा गए थे, जहां का नजारा कैटास्ट्रॉफी यानी कि तबाही से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो जुपिटर के साथ हुआ, अगर भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है। लेकिन यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्निकल साधन हैं कि किसी भी एस्टेरॉयड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी। वैसे ये सभी हमारी पृथ्वी से काफी दूर हैं और इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि इनमें से कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आएगा। इसके बावजूद फिर भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की तबाही का कारण बन सकते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आता है तो क्या हमारे पास बचाव का कोई प्लान है? वैसे हम इंसानों की किस्मत अच्छी है कि अभी तक हमारी पृथ्वी पर ऐसे किसी एस्टेरॉयड की टक्कर नहीं हुई है जो हम इंसानों को पृथ्वी से मिटा सके। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में पृथ्वी पर ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं टकरा सकता। पृथ्वी का इतिहास रहा है कि हर कुछ लाख साल के अंतराल में पृथ्वी पर एक बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर होती है, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और फिर दोबारा एक नए जीवन की शुरुआत होती है। पर अब हम इंसान इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हम पृथ्वी से खत्म हो जाएं। इसलिए हम लगातार ऐसे मिशंस पर विचार कर रहे हैं जो भविष्य में हमें यूनिवर्स से आते ऐसे किसी खतरे से बचा सके। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक करने की क्षमता है और हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती हैं और करीब से गुजर जाती हैं या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती हैं। लेकिन हर बार पृथ्वी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही है। कई बार बड़ी आकार के एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा चुके हैं, जिसके कारण उस समय पृथ्वी पर मौजूद जीवन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आप डायनासोर्स के बारे में देख सकते हैं, जब एक बड़े एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर मौजूद उस समय के सभी डायनासोर्स को मिटा दिया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के एस्टेरॉयड के साथ टक्कर झेलनी पड़ी है। उनका कहना है कि इस तरह का सबसे पिछला बड़ा एस्टेरॉयड 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ से टकराया था। उसने न जाने कितने एनिमल्स की स्पीशीज का पृथ्वी से अंत कर दिया। डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाले सबसे फेमस स्पीशीज हैं। समस्या ये है कि हम नहीं जानते कि कब फिर दोबारा से ऐसा हो सकता है। वैसे अभी किसी एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना ना हो, पर भविष्य में ऐसा किसी टक्कर से पृथ्वी और मनुष्य जाति को बचाने के लिए नासा ने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट नाम का एक मिशन 2021 में लॉन्च किया था, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराना है, जिसका काम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद डाइमॉर्फस नाम के एस्टेरॉयड की दिशा और स्पीड में बदलाव करना है। अगर यह मिशन सफल रहा तो हम कह सकेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद किसी एस्टेरॉयड से जरूरत पड़ने पर हम पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं और अपनी ओर आने वाले एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव कर सकते हैं। वैसे नासा के पास और भी कई ऐसे प्लान्स हैं जो हमें एस्टेरॉयड से बचा सकते हैं, जिनमें एस्टेरॉयड की सतह पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी शामिल है, जिसमें एस्टेरॉयड कई अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसके बाद अगर वह पृथ्वी पर गिरता भी है तो यह छोटे छोटे टुकड़े ज्यादातर पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाएंगे और जो कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे भी वह ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉयड्स। वैसे दिखने में एस्टेरॉयड्स चाहे कैसे भी हों, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद
सभी प्लैनेट्स और मून्स की तरह ये भी हमारे सूरज को ही ऑर्बिट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ज्यादातर एस्टेरॉयड का निर्माण हमारी सन के साथ ही हुआ था। सोलर सिस्टम में लाखों एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जिनमें से करीब 1 लाख एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बेल्ट में छोटे छोटे पत्थरों से लेकर माउंट एवरेस्ट के साइज जितने बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं। एस्टेरॉयड के बारे में कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सभी बड़े ऑब्जेक्ट्स की तरह ही सूरज को भी ऑर्बिट करते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड चट्टानी होते हैं, पर कुछ एस्टेरॉयड पूरी तरह से फ्रीज वाटर के बने होते हैं। नंबर 2, एस्टेरॉयड आकार में बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ का डायमीटर 10 मीटर से छोटा होता है, जबकि कुछ का 100 किलोमीटर से अधिक डायमीटर हो सकता है। नंबर 3, सबसे पहली बार एस्टेरॉयड की खोज 1801 में इटली के एस्ट्रोनॉमर गाइस्पी पियाजी ने की थी। सबसे पहले खोजा गया एस्टेरॉयड सीरीज था, जिसका डायमीटर करीब 940 किलोमीटर है। अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। नंबर 4, सोलर सिस्टम में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में करीब 1 लाख एस्टेरॉयड होने का दावा किया गया है और वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर को पृथ्वी से मिटाने वाला एस्टेरॉयड इसी एस्टेरॉयड बेल्ट से आया था। नंबर 5, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 6 लाख से अधिक ज्ञात एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पर इनमें से कुछ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य प्लैनेट्स का भी चक्कर लगा रहे हैं। नंबर 6, एक कार के आकार का उल्कापिंड हर साल औसतन 1 बार पृथ्वी के वायुमंडल में जरूर गिरता है। नंबर 7, एस्टेरॉयड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं, जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट पार करना बहुत मुश्किल है। वॉयेजर 1 वह पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने एस्टेरॉयड बेल्ट को पार किया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।